हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, अंजलि's वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और मैं अंजलि आ गई आप लोग के सामने। तो चलिए, आप लोग से फिर कुछ शेयर करने आ गए। तो कल शायद मैंने आप लोगों को बताया था कल के ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड छुट्टी पर हैं और कोई विशेष काम से बाहर गए हैं। तो आज मैं वो काम का खुलासा कर देती हूँ कि कहाँ गए थे। वो एक्चुअली में कोर्ट गए थे। ठीक है। तो कोर्ट क्यों गए थे ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को। शायद मैंने पहले भी बताया है कि मेरे फादर इन लॉ मेरी शादी के टाइम में मेरी ननद और मेरे फादर इन लॉ ने कहा था कि ये मकान जो मेरा, ये तो सरकारी क्वार्टर है। मैं जहाँ शादी होकर आई थी तो वहाँ पहले गांव था, अब नगर निगम हो गया है, वाराणसी में ही है। लेकिन इस जगह का नाम मैं नहीं बता पा रही हूँ अभी। तो वहाँ पर वो जो मकान है तो वो इनके नाम पर मेरे फादर इन लॉ कर देंगे। तो इसी बेस पर शादी हुई थी। क्योंकि शादी के टाइम में मैंने बताया भी था कि जॉब नहीं था और दुकान था, और वो मकान के बेस पर। क्योंकि देखिए, ये ऐसे भी हम लोग के इंडियन सोसाइटी में होता है ना कि लड़कियों की जब शादी की जाती है तो लड़की के पापा देखते हैं कि लड़की मेरी मतलब कैसी रहेगी, कैसा मतलब उसका खान पान रहना सब कुछ सुरक्षित रहेगा कि नहीं। ये तो एक पिता का देखना फर्ज होता है। तो उन्होंने देखा कि चलिए मकान भी इनका हो जाएगा और दुकान भी करते हैं। मेरी लड़की भी पढ़ी लिखी है, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वो भी कुछ कर लेगी तो चल जाएगा इस तरह से। तो जो भी हो, तो उसी मकान के सिलसिले में ही वो कोर्ट गए थे। अब क्यों गए थे ये मैं आप लोगों को बता दूँ। जब पापा बेड पर थे, बहुत बार मेरे ससुर जी जब बेड पर थे मेरे फादर इन लॉ, तो बहुत बार इनको बोला था कि प्लीज़ मुझे कुछ किसी भी तरह कष्ट करके मुझे वहाँ रजिस्ट्रार के पास ले चलो, या रजिस्ट्रार अगर घर में आने की व्यवस्था है तो ले आ, मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मैं वो मकान बोला था मैं तुम्हारे नाम हर बात पे मेरे फादर इन लॉयल हैं। वो गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार बता रही हूँ कि उन्होंने कभी हम लोग के साथ धोखा तो दूर की बात, कोई अपशब्द भी मुझसे नहीं बोला। मैं ये पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ। अब किसी के साथ क्या व्यवहार था ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ कभी उन्होंने कोई गलत नहीं किया। तो जो भी, तो उन्होंने बार बार बोला, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्यों एक कचोटता था कि अगर मैं मकान अपने नाम करवा लूँ तो भाइयों को शायद तकलीफ़ हो बाद में, कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की नज़र में कि भाइयों का हक मैंने मांग लिया। क्योंकि देखिए, मम्मी पापा का कर्तव्य सबका रहता है। ठीक है। तो हालांकि मतलब मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया भी था कि मेरे फादर इन लॉ बेड पर हैं, बेड पर थे। मतलब वो लैट्रिन बाथरूम तक करने में सामर्थ्य नहीं थे, खाना पीना कुछ भी वो नहीं कर पाते थे अपने से, तो करते थे। लेकिन बेटा का ये धर्म भी होता है, ये भी मैं मानती हूँ। और बहू का भी ये धर्म होता है, मैं ये भी मानती हूँ। तो अब सारे बच्चे नहीं किए, सारे बच्चे एक समान नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी, वो नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि माँ बाप को तो कहीं छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बाप ने तो किया वो रहता है ना। पहले जब बचपन में माँ बाप ने किया तो माँ फर्ज होता है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपना अपना सोच होती है। तो जो भी हो, तो इनको इनकी आत्मा में कचोटने लगा कि नहीं, मैं मकान अपने नाम नहीं करवा सकता। और हालांकि वो मकान भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया था। जिस टाइम मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था, सिर्फ ज़मीन खरीद कर बस 2 रूम बन पाई था। इतना कि लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बन पाया था। 2 रूम में दरवाज़ा खिड़की भी अच्छी तरह से नहीं लगा था। तो ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने बाद में अपनी जॉब करने के बाद किया। जॉब मीन्स प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो मेरी शादी के बाद हुई थी, प्राइवेट जॉब करते थे वो। कभी LIC करते थे। LIC में क्या तो उसको बोलते हैं, जिसको एरिया मैनेजर हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा पोस्ट स्टाइफन मिलता था। तो उसमें फिर JVG वगैरह बहुत सारे प्राइवेट जॉब किए थे उन्होंने। तो उन सब का पैसा जो बचता था उसमें वो मकान में ही लगाते जाते थे। क्योंकि जब अच्छे सोसाइटी में कोई रहे, लैट्रिन बाथरूम तक ना रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। तो जो भी हो, तो क्यों नहीं बना पाए थे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मेरे देवर ने ना बहुत बार ट्राई किया था मेडिकल का, तो उनको मेडिकल में नहीं हो पाया था। तो एक B Pharma का कोर्स होता है पटना में, तो पटना में कॉलेज से किए थे। तो जिस कॉलेज से वो किए थे वो कॉलेज की जानकारी मुझे भी है, क्योंकि मैं भी पटना ही की रहने वाली हूँ। तो वो कॉलेज कुछ दिन के लिए मान्यता प्राप्त था एक यूनिवर्सिटी के अंडर में, अब नहीं है। तो वो कॉलेज डोनेशन से ही एडमिशन होता है, बिना डोनेशन का एडमिशन नहीं होता है। और मेरे देवर उस टाइम ह्यूज मनी डोनेट करके उस कॉलेज में एडमिशन लिया था उन्होंने।
तो खैर बाहर वालों को पता नहीं, बाहर वाले सोचते हैं कि उन्होंने अपने टैलेंट से एडमिशन हुआ था, तो जो भी हो। तो जो भी डोनेशन में, तो डोनेशन तो मेरे फादर इन लॉ को देना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा पैसा उनके डोनेशन में, उनकी पढ़ाई में खर्च हो चुकी थी। अब जितने पैसे बचा उसमें क्वार्टर तो छोड़ना ही था, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुकी थी। तो वो लोग ज़मीन और थोड़ा सा बस 2 रूम बना पाए थे, और ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पाए थे। तो तब मेरे फादर इन लॉ ठीक थे। जब रिटायरमेंट 97 में हुआ था, उस टाइम उनके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत थे। वो अपना कि अपना मतलब खाना पीना भी, किचन में का भी काम कर ले पाते थे। तो कभी ये करते थे, कभी वो कर, मतलब फादर इन लॉ करते थे, दोनों मिलकर घर का काम कर लेते थे। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ तो बहुत पहले इन लोग छोटे के एज में ही गुजर गई थी, और दीदी की भी शादी हो गई थी। और बड़े वाले भैया जो जेठ, वो तो शादी के बाद, शादी से पहले ही कानपुर में रहते थे, शादी के बाद भी अपनी वाइफ को थोड़े दिन के लिए छोड़े थे, उसके बाद तो नहीं। तो देवर पटना में पढ़ते थे। तो बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ रहते थे 97 से उस मकान में। तो इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट जॉब करते हुए धीरे धीरे उस मकान को कुछ रहने लायक बनाया, जैसे दरवाज़ा खिड़की लगाया, लैट्रिन बाथरूम बनाया वगैरह वगैरह। तो और उसके बाद, हाँ, तो जो जो भी हो, तो मैं फिर शादी के बाद की बात आ गई। हाँ, तो फिर शादी में भी कुछ पैसा मेरे पापा ने दिया था, तो एज़ अ गिफ्ट ही दिया था मुझे। तो जो भी हो, तो उस पैसे से भी उन्होंने मकान को सुंदर बनाया था। क्योंकि उन्होंने बोला कि बाउंड्री अच्छी तरह से, कि गाँव का एरिया था ना, तो लोग थोड़ा-सा आदत होता है ताक झाँक करने का, कि घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किचन में क्या बन रहा है, या भाभी से बात करेगा। तो इन लोग को पसंद नहीं था, क्योंकि इन लोग तो हमेशा अच्छे सोसाइटी में रहते हैं ना। तो वो लोग बोले कि नहीं, नई बहू आएगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि बाहर के लोग अंदर झाँके। तो उन्होंने बाउंड्री बनवाया, फिर और भी प्लास्टर वगैरह करवाया, फिर कुछ कुछ टूटा फूटा था, सीढ़ी वगैरह बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ बनाया। तो सारा पैसा उन्होंने मकान में झोंक दिया। अब लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में हमेशा कचोटता रहता था कि नहीं, मैं अगर मकान अपने नाम करवा लूँ तो सब सोचेंगे कि धोखेबाजी से पापा का तो उतना शरीर भी नहीं चलता, दिमाग भी नहीं चलता, ज़बरदस्ती उन्होंने करवा लिया। तो ये बोले कि ये मैं दाग लेकर नहीं ज़िंदगी में जी सकता हूँ, तो रहने दो, सबका हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है, अपना ही भाई है, अपने माँ बाप के एक ही हम लोग खून है। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इस लालच से तो मैंने किया भी नहीं अपने फादर इन लॉ के लिए, या फिर आपने भी नहीं किया कि मकान हो जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, पापा का तो करना एक कर्तव्य के हिसाब से होता है, तो हम लोगों ने कर दिया। तो उसके बाद जब उनके डेथ के बाद, तो उनके डेथ के बाद इन लोगों के मन में लालच आ गया, मेरे देवर और मेरे जेठ के, कि मकान, उन लोगों को पता ही था कि मकान किसी के नाम पर नहीं है। तो उन लोगों ने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि देखो, पापा तो गुजर गए हैं, तो पापा के नाम पर मकान है, तो एक काम करो, हम लोग का तीनों भाई का नाम चढ़ा दो। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो सारा वकील का खर्चा जो होता है, या कोर्ट कागज में जो भी खर्चा था, उस पैसे से इन्होंने ही खर्च किया, और सबके नाम, तीनों भाई के नाम चढ़ा दिया। और हाँ, और मरने के पहले भी मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब फादर इन लॉ के गुजरने के पहले शादी के लिए भी मेरे देवर इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, हम लोगों ने शादी भी करवाई। कैसे करवाई ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी मकान की बात बता दूँ। तो उसके बाद तो जब नाम चढ़ा लिया, और हाँ, मेरे देवर फिर बोलते भी थे कि भाभी, सोसाइटी अच्छा नहीं है, आप यहाँ छोड़ के चले जाइए, सरकारी क्वार्टर में चले जाइए, वहाँ बच्चे की परवरिश आपकी अच्छी होगी। तो मैं वहाँ से छोड़ के चली आई थी, तो सोसाइटी के लिए, और वहाँ मैंने किराया पर मकान को दे दिया था। तो बाद में इन लोगों ने कागजात में तीनों का नाम करवा लिया। उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि मकान बेच दो। तो ये बोले कि पापा का धरोहर है, मैं नहीं बेचूंगा, और अगर आप लोगों को बेचना है तो एक काम कीजिए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को पैसा दे दूंगा, आप लोग मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जितना आप लोग को बाहर से मिलेगा। तो ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इकट्ठे मेरे पास इतना पैसा तो होगा नहीं, तो मैं पहले बड़े वाले भैया को दे देता हूँ, क्योंकि उनकी लड़की बड़ी है। और छोटे वाले को बोले कि ठीक है, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं, उनका कम से कम तनख्वाह भी 1 लाख से ज़्यादा होगा। तो वो बाहर विदेश में रहते हैं, ओमान में, मस्कट में। तो तुमको तो उतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं धीरे धीरे तुमको भी दे दूँगा। लेकिन वो एक बार भी नहीं माने हैं। देवर तो इतने स्वार्थी है, इतने लालची हैं, कि अगर मतलब बोलना क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, अगर लाश भी बिछी हो ना, तो वो अगर उनका कोई काम हो तो उस लाश को भी वो मतलब कूद कर अपना काम करने चले जाएं, बाद में देखेंगे, इस तरह से है वो। जब उनकी शादी की बात मैं बताऊंगी तब आप समझेंगे कि कैसे उनकी शादी हुई थी, और कैसे हम लोगों ने करवाई थी, अपने बच्चे की इतनी बीमारी के बावजूद, जो भी हो। तो अभी जो पॉइंट टॉपिक में थी, उस टॉपिक में आ जाऊँ। तो फिर मेरे देवर भी बोले कि नहीं, मैं
एकदम अभी चाहिए मुझे, अभी मुझे लेना है, ये करना है, वो करना। तो ये बोले कि इतने इकट्ठे पैसे मैं कहाँ से दूँगा। तो ये बोले कि ठीक है, बेचना है तो एक काम करो, तब बँटवारा कर लो, जिधर का पोर्शन मेरा होगा उधर का पोर्शन मेरा, तुम लोग का जिधर का पोर्शन होगा उस तरह से बेच देंगे। हाँ, और कुछ खाली ज़मीन था जो मेरे हस्बैंड ने मतलब बगल में सटा हुआ था, तो वो मेरे नाम पर लिए थे। तो वो लोग उसका भी मतलब अलग से नहीं करना चाहते, उसको भी 3 अंडर करना चाहते थे कि 3 हिस्सा में। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बाद में मैंने अपने पैसे से लिया है और वो तुम लोग को पता भी है, और मेरी वाइफ के नाम पर है। क्योंकि बोलते हैं ना कि हर के ऊपर वाले बहुत होते हैं। तो भगवान को शायद हम लोग पर दया आ गई। तो क्या हुआ कि एक दूध वाले थे, पहले वहाँ जब मैं रहती थी तो बहुत सारा तक उन्होंने दूध दिया था। तो अभी तो हम लोग वहाँ रहे नहीं, तो बगल में दूध देते हैं। तो वो दूध वाला देखा कि लेखपाल आया है वेरीफाई करने के लिए। तो वो ना बेचारा क्या किया, उसको मतलब फ़ोन नंबर भी मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं कॉलोनी में ये मालूम था, क्योंकि जब शुरुआत में हम लोग कॉलोनी में आए थे तो उनसे ही दूध लिए थे। तो वो बेचारा ढूंढते ढूंढते मेरे पास आया और मुझसे बोला कि भाभी आप लोग का मकान इस तरह से बिक गया है, लेखपाल आए थे, उनसे हमसे मुझे बात हुई तो मैं आपको बताने आ गया। तो ये बोले कि अरे बिक भी गया और मकान हमें पता भी नहीं चला। तो जो भी हो, तो फिर इन्होंने अपने भाइयों को फ़ोन किया। तो इनके छोटे वाले भाई एकदम ताव से बोले मैंने अपना हिस्सा बेचा है, तुम्हें इससे क्या जाता है। तो वो बोले कि ठीक है भैया आप अपना ही हिस्सा बेचते, लेकिन इस तरह घर के बीच से बीचों बीच जो आपने बेचा है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे, किधर से घुसेंगे, किस रूम में रहेंगे, किस लैट्रिन बाथरूम का यूज़ करेंगे। आपने कभी सोचा है उस तरह से क्या मकान बना सेपरेट बना हुआ है। सेपरेट करने के बाद बेचने के लिए ना हमने बोला था कि ठीक है आप अगर इंतज़ार नहीं कर सकते हो तो सेपरेट करने के बाद बेचो। इस तरह से क्यों किया मेरा उसमें। तो मैं वो लोग जब रहेंगे तो एक गेट वो लोग बंद करके रखेंगे, तो फिर मैं किधर से घुसूँगा, मैं किधर से लैट्रिन बाथरूम यूज़ करूँगा। मैं उन लोग का मतलब रूम में हम लोग का ये जा रहा है, स्क्वायर फीट जा रहा है। तो वो रूम हम लोग उतना ज़मीन कहाँ से हम क्या करें उसमें, उसके मतलब उन लोगों के घर के अंदर अपना सामान रखे क्या करें, किस तरह से, क्यों इस तरह से किए भैया, क्यों फंसाया इस तरह से। तो वो लोग कुछ नहीं बोले, वो लोग इतना ही बोले कि मैंने अपना हिस्सा बेचा है, मैं नहीं जानता हूँ, जो लोग खरीदे उनसे समझो। तो खैर दाखिल खारिज में तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं भैया दाखिल खारिज अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह से घर मकान नहीं बेचा जा सकता है। और एक जब किसी बाप के 3 बेटे हैं तो एक से आपने परमिशन तक नहीं लिया, बेचने वाले सॉरी खरीदने वाले को बोल रहे हैं, एक से आपने परमिशन तक नहीं लिया, साइन तक नहीं करवाया और आप खरीद लिए। खरीदने वाले भी क्या और बेचने वाले भी क्या, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। तो ऑब्जेक्शन लगा दिए और कोर्ट में इन लोगों को मतलब मेरे देवर को मेरे जेठ को 2 बार बुलाया गया, फाइन भी हुआ। तो इनको अपने भाइयों के प्रति बहुत कमजोरी है। तो होना भी चाहिए, ऐसा मैं गलत नहीं समझती, क्योंकि भाई बहन आखिर बचपन से हम लोग एक साथ रहते हैं, ब्लड का रिश्ता होता है। तो जो भी हो, ये लोग ये बोले कि नहीं मुझे अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। तो मैं जिन्होंने ख़रीदा है मुझे उनसे लड़ना है, क्योंकि एक ही मकान पर अब दोनों मतलब वो लोग भी घुसना चाहेंगे और हम लोग का तो वो मकान है ही, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। और तो फिर तब उनसे हम लोग को लड़ना है, अपने भाइयों से नहीं। तो इन्होंने अपने भाइयों के नाम की खारिज करवा दी और जिन्होंने ख़रीदा उनके नाम से लड़ रहे हैं। तो यही बात मैं बतानी थी कि अब मेरे देवर ने एक इतना बड़ा फॉल्ट किया है, उसमें एक इतना बड़ा फॉल्ट करके रखा है कि मैं अगर अभी चाहूँ तो अभी उनको जेल भिजवा सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को इस परिवार में छोटा भाई बहन समझती थी, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटी बहन हूँ, आप लोग को पता होगा। और यहाँ आकर मैंने हमेशा उनको बोला था, मैं अपने देवर को, कि मेरा तो कोई छोटा भाई बहन नहीं, मैं आपको छोटे भाई की तरह मानती हूँ और उसके छोटे भाई मानती हूँ। और इसी वजह से मेरे बड़े मतलब उनसे बड़े बड़े भाइयों की शादी नहीं हुई थी उस टाइम, और मैं इनकी शादी के लिए अपने बेटा मेरा इतना बीमार था, बाद में मैं शेयर करूँगी, उस बीमारी के बावजूद मैंने उनकी शादी करवाई थी कि हाँ ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है, बेटा एक तरफ है तो एक तरफ भाई।
मतलब देवर को भाई मैंने माना था और उनकी शादी करवाई थी। लेकिन उनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था कि इनका बेटा इतना तड़प रहा है, हो सकता है कभी कुछ हो जाए। मेरे हस्बैंड कभी कभी रो देते थे, बोलते थे कि मेरे बेटा को कुछ हो जाएगा, तुम चली जाओ पटना, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। बट मैंने कहा कि इनकी शादी के बाद ही मैं जाऊँगी। भगवान देख रहे हैं कि मैंने एक तरफ अपने भाई के लिए कर रही हूँ, एक तरफ अपने बेटा। और उस टाइम मेरे फादर इन लॉ भी थे, सारे लोग मेरे ही सर पे थे। मैं जुड़ाना नहीं चाहती, लेकिन इन लोगों ने क्या किया वही मैं बता रही हूँ। और मेरे देवर, मैंने क्यों ये बात बताया कि देवर अगर कोई लाश भी पड़ी हो तो उनसे भी कूद कर वो चले जाए अपने स्वार्थ निकालने के लिए। और उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की है, जो मुझे वकील से भी पता चला है, मेरे हस्बैंड से भी पता चला। मैंने उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने भी देखा। उन्होंने, वो रहते हैं मस्कट ओमान में, उनका ससुराल है मेरठ में। बनारस में तो उनका कुछ भी अभी है नहीं बोलने से, लेकिन उन्होंने अपने इसमें डाला है, हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का एक क्वार्टर नंबर, जिस क्वार्टर में ये लोग बचपन से रहते थे अपने पापा के साथ, क्योंकि इनके पापा भी इसी मतलब रेलवे फैक्ट्री में थे, मैंने बताया होगा। तो उसमें और अभी अगर मैं छानबीन करूं तो मुझे पता है कि उस क्वार्टर में कौन रहते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती। तो उस क्वार्टर के जो सदस्य हैं, जो रहते हैं, तो क्वार्टर में तो ऐसे भी ना 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद ही लोग चेंज हो जाते हैं। ये आप लोग को भी पता होगा क्योंकि सरकारी क्वार्टर है। और उस क्वार्टर में जो लोग रहते हैं उनका हम लोग के साथ दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, ना हम लोग से बातचीत है, ना दोस्ती है। और उस आदमी, उस क्वार्टर का नंबर उन्होंने परमानेंट एड्रेस में डाला है। अगर मैं अभी एक रिपोर्ट कर दूँ अपने देवर के नाम पर कि उस क्वार्टर में तो ये लोग ये रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन रहते हैं, और जिस टाइम उन्होंने साइन किया था उस टाइम भी कौन रहते थे ये भी मुझे पता है। अगर मैंने बोल दिया कि ये आदमी रहते थे, आप पता कर लीजिए, तो सरकारी कागजात में आराम से निकल जाएगा कि उस क्वार्टर में उस टाइम कौन रहता था और उनके साथ उनका क्या रिश्ता था। तो जो भी हो, मैं इतना नहीं नीचे गिर सकती। वो लोग इतना नीचे गिर सकते, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। मैंने भी अपने हस्बैंड का साथ दिया कि नहीं, रहने दीजिए, अपने भाइयों को साइड कीजिए, और जिन्होंने ख़रीदा है उनके साथ हम लोग की लड़ाई है, आपके भाइयों के साथ हम लोग की लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर मैं हम लोग के मन में थोड़ा सा भी खोट होता तो मेरे फादर इन लॉ इतना बोलने के बाद हम लोग करवा लेते मकान को। लेकिन हम लोगों ने अपने बेटे के भविष्य के लिए मकान को नहीं करवाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबके ऊपर भगवान है। तो जो भी हो, तो चलिए आज यहीं तक शेयर कर रही हूँ। और भी मैं बहुत कारनामे बताऊंगी मेरे देवर की, कि ये बात जो मैंने क्यों बोला कि वो इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं, और बहुत कुछ है तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जो भी हो, मैंने उनको लेकिन भाई माना था। तो जो भी हो, उन्होंने एक बहन का रिश्ता, दीदी का रिश्ता नहीं रखा, तो कोई बात नहीं। और भाभी भी उनकी कैसी है वो भी मैं बताऊंगी, सबके बारे में बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं मैं ख़त्म कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है शायद। चलिए ठीक है, तो इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।